सबके हमारा नमस्कार। आप सबके ओम्या एकेडमी में स्वागत है। भैया लोग, हम सब पोल्ट्री के प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व करते रहे और 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए चुका है। आज 91 से शुरू करते हैं। तो भैया हम लोग शुरू कर जाए बिना देर किए। तो आज के पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान के निम्न में कौन सा भाग मानव के अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों में प्रतिबिंबित करता है? ये पहला ऑप्शन है उद्देश्य क्या, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और तीसरा है मूल कर्तव्य। तो दोस्तों, जो हमारा मानव के मूल अधिकार सार्वभौमिक घोषणा करता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट करता है और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये करता है। तो इसमें फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों के अतिरिक्त कहाँ करता है? तो हमारा DPSP हो गया। इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसका बी वाला ऑप्शन ठीक है। दोस्तों, आप लोग केवल लिखते रहिएगा, जो मैं बता रहा हूँ एक कॉपी आप निकाल कर रख लीजिएगा या सुनते रहिए ध्यान से, तब भी आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। इतनी बार बोलूँगा कि घुस ही जाएगा, कहीं ना कहीं जाके बैठ ही जाएगा। जैसे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट हमारा लिया गया है USA के संविधान से। और इसमें कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक इसके अंतर्गत जिक्र किया गया है। और जो हमारा DPSP है, इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक जिक्र किया गया है। ये भाग 3 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है और DPSP भाग 4 में है। DPSP को आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल। ऑप्शन ए है कि विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। दोस्तों, इसका है ऑप्शन डी, सीमित सरकार। जो संवैधानिक सरकार होती है, जो संविधान के नियम कानून है उसके अनुसार काम करती है, उसके पास सीमित शक्ति होती है, असीमित नहीं होती है, सीमित होती है, इसलिए उसे सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार को सीमित सरकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी है समता का अधिकार। दोस्तों, ये हमारा डी सही है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट FD कहाँ से लिया गया? अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया, इसको लिया गया USA के संविधान से। किस भाग में है? भाग 3 में। दोस्तों, इसको 6 भागों में बांट दीजिए। पहले 6 भागों में इसको बांट दीजिए। इसका भाग 1 है समता का अधिकार। भाग 1 है समता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हमारा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक जिक्र है। फिर हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध, इसमें आर्टिकल 23 और 24। और फिर वह हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में है हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक। फिर इसके बाद है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें कहाँ से कहाँ तक है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें हमारा 29 और 30 है। और लास्ट है दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 32 में। 6 प्रकार की इसमें अधिकार के जिक्र किए गए हैं। स्वतंत्रता, समता, शोषण, फिर शोषण के बाद तुम्हारा धार्मिक स्वतंत्रता, फिर उसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार। दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया, अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किस का उल्लंघन है? समता के अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का,
राज्य के नीति निदेशक तत्व का, स्वतंत्रता का अधिकार एवं कल्याण का अधिकार। दोस्तों ये राज्य के नीति निदेशक तत्व का है, करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व बोले तो डीपीएसपी। डीपीएसपी का जिक्र कहाँ किया गया है? डीपीएसपी का जिक्र भाग 4 में किया गया है। और इसको कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। इसमें कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल हैं? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो धन के केंद्रीकरण का है, ये आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है। 39 के कई पार्ट हैं। जैसे ए में है कि जो सबको रोजगार मिलने की बात की गई है। ए में जो है जीविकोपार्जन के लिए सबको पर्याप्त साधन मिले, ए में है रोजगार मिले जीविकोपार्जन के लिए। और बी में इसके क्या है? 39 बी में है भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। और सी में क्या है? 39 सी में है आर्थिक विकेंद्रीकरण। जो इसमें बात किया गया है धन के केंद्रीकरण का, यही आर्टिकल 39 सी में है। धन के विकेंद्रीकरण की बात इसमें की गई। इसमें कहा गया है जो धन का विकेंद्रीकरण है ये 39 सी है। इसमें कहा गया है धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। और डी क्या है? डी मतलब समान कार्य के लिए समान। 39 डी में है समान कार्य के लिए समान वेतन। ई है पुरुषों और स्त्री कर्मकारों, स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। और इसका यफ क्या है दोस्तों? यफ को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 39 यफ बालकों को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारत के वास्तविक संविधान की स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 ये है नीति निदेशक का क्वेश्चन दोस्तों। उद्देश्य का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उद्देश्य में क्या था? लोकतंत्र गणराज्य। बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो दोस्तों जब 1950 में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य ऑप्शन बी था, ये उस समय था। 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। इसको दोस्तों याद करने के लिए आप SPA सपा सरकार याद कर लीजिए। कोड सपा, SPA सपा सरकार। SPA सा मतलब समाजवाद, पी मतलब पंथ निरपेक्ष, ए मतलब अखंडता। ये तीनों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन है? अगर कोई कार्यपालक है या प्रशासनिक अधिकारी है, वह अनियंत्रित विवेकाधिकार का प्रयोग कर रहा है तो वह किसका उल्लंघन कर रहा है? आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 28 का, आर्टिकल 32 का, आर्टिकल 44 का। ये दोस्तों है आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार है। विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण। आर्टिकल 28 में दोस्तों, आर्टिकल 28 में तुम्हारा जिक्र किया गया है जो ये थे धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। और जो ये 44 है ये हमारे DPSP का पार्ट है। इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। 4 समान है, 4 दोनों समान है तो समान नागरिक संहिता। 97 भारत रत्न और पद्म पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18A के अंतर्गत उपाधियां हैं। ये दोस्तों एकदम ठीक है। 18A उपाधियों का अंत जहां कहा गया है ये उसके अंतर्गत 18A में इस बात का जिक्र है। और दूसरा क्या है, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया है। ये दोस्तों गलत है। इसको निलंबित किया गया है 1978 में, 1979 में, फिर उसके बाद 1993 से 1997 तक इतना उल्लंघन ये निलंबित किया गया। और तीसरा क्या है, किस वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कार, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5, यहाँ पर 3 दी जा सकती है, 5 नहीं दी जा सकती है, 3 दी जा सकती है। ये जो है ये गलत है, यहाँ पर 3 होना चाहिए, 3 दी जा सकती है। तो इसमें से पूछा है कौन सही नहीं है, तो इसमें 2, 3 सही नहीं है दोस्तों। ये भी गलत है और ये भी गलत है, 2, 3 सही नहीं है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पुरस्कारों के बारे में। दोस्तों जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार हैं इनका कभी बार वरीयता पूछ लेता, मतलब सबसे ऊपर कौन है, फिर उसके बाद। तो दोस्तों भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। और जो पद्म पुरस्कार है इसकी 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो सबसे ऊपर भारत रत्न है, फिर उसके बाद पद्म विभूषण है, फिर उसके बाद पद्म भूषण है, फिर उसके बाद पद्मश्री है। यही क्रम है, भारत रत्न, पद्म विभूषण बड़ा है, फिर उससे छोटा पद्म भूषण, फिर उससे छोटा पद्मश्री। याद हो गया? आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, पहला वाला ऑप्शन। दूसरा है भारत में व्यक्ति के जन्म से नागरिक को ही केवल राष्ट्राध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये दोस्तों गलत है। दूसरा, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक केवल होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो, केवल भारत का नागरिक हो। और तीसरा है जिस विदेशी व्यक्ति को एक बार नागरिकता दी जा गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी है गलत दोस्तों। तो मतलब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा ठीक है, तो केवल एक ठीक है, एक। अब दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं नागरिकता के बारे में। भाग 1 में क्या है, भारत एवं उसके संघ शासित प्रदेश हैं। भारत राज्यों का संघ है, ये है भाग 1 में। दूसरा भाग 2 क्या है, भाग 1, भाग 2 क्या है, भाग 2 में दोस्तों नागरिकता के बारे में है, नागरिकता के बारे में। और इसमें आर्टिकल 4 से इसमें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक जिक्र किया गया है, 5 से 11 तक। फिर उसके बाद भाग 3 आ जाता है। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, वहाँ पे 12 से 35 तक जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, भाग 4 आ जाता है, नीति निदेशक तत्व तो भाग 4 में है। वहाँ पर आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जिक्र है। फिर भाग 4 का आ जाता है जो मूल कर्तव्य है, जो 51A में शब्द है, उसमें जो 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं वो 51A में है। फिर उसके बाद आ जाता है भाग 5, भाग 5 में फिर सेंटर के बारे में आ जाता है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 99, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार संरक्षित है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29। ये दोस्तों है आर्टिकल, पीछे हम लोग ने इसको देख लिया, आर्टिकल 21 में है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इसी के साथ हमारा ये वाला भाग जो था ये समाप्त हो जाएगा। मतलब जो नीति निदेशक तत्व, अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटी से जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अब लोग हम इसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो होगी भारत की कार्यपालिका और विधायिका से जो प्रश्न हैं उनसे पूछे जाएंगे, उससे जो प्रश्न है वो हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाता है, 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाता है, तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा
इसके एक परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। पहला है, इससे जनजाति लोगों की इसमें जनजाति लोगों की जमीन गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। बी, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। सी, इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। डी, जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोट के राज्य घोषित किया जाएगा। दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल ये है। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में है कि जो भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन के बारे में। अगर कोई क्षेत्र अनुसूची 5 में चला जाता है तो वहाँ की जो ज़मीन होती है वो ज़मीन किसी गैर जनजाति लोगों को नहीं दी जा सकती है, ये है इसमें। तो दोस्तों हम लोग आज ये पार्ट हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा भारत की कार्यपालिका एवं विधायिका से जो प्रश्न है उसके बारे में, और फिर उसके बाद दोस्तों एक पार्ट हमारा समाप्त होगा। धन्यवाद, जय हिंद।